अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने MT 641 के मॉड्यूल नंबर 48 तक कवर किए थे। आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम मॉड्यूल नंबर 49 स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल नंबर 49 में है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस क्या होता है, मतलब अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट। आप किसी भी मैट्रिक्स स्पेस को कब बोलेंगे कि वो कॉम्पैक्ट है? इफ़ एवरी सीक्वेंस इन एक्स हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अगर आपका जो भी सीक्वेंस है उस एक्स में जिसको आपने मैट्रिक्स स्पेस का नेम दिया है और आपने बताना है कि उसको आप कब कॉम्पैक्ट बोलेंगे, इस एक्स को आप कब बोलेंगे कि ये कॉम्पैक्ट है? अगर उसमें जितने भी सीक्वेंस हैं वो सबका क्या होना चाहिए? कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होना चाहिए। अगर उसमें जितने भी सीक्वेंस हैं उसका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, देन आप उसको बोलेंगे कि वो क्या है, वो कॉम्पैक्ट है। अब इसके रिलेटेड एक लेमा है, कॉम्पैक्ट सबसेट एम ऑफ मैट्रिक्स स्पेस इज क्लोज एंड बाउंडेड। आपके पास एक मैट्रिक्स स्पेस है, उसका है सबसेट एम, और वो कब कॉम्पैक्ट होगा? अगर वो कॉम्पैक्ट है तो वो क्या होना चाहिए? क्लोज भी होना चाहिए, वो बाउंडेड भी होना चाहिए। मतलब मैट्रिक्स स्पेस का जो सबसेट है एम वो कॉम्पैक्ट है, और वो कॉम्पैक्ट कब होगा? जब वो क्लोज भी होगा, बाउंडेड भी होगा। इसी चीज़ को हमने प्रूव करना है। हमने प्रूव करना है कि वो क्लोज भी होना चाहिए, वो बाउंडेड भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्लोज के लिए प्रूव करेंगे। क्लोज के लिए प्रूव करने के लिए हमें चाहिए कि हमने प्रूव करना है एम क्लियर इज इक्वल टू एम। अब देखिए इक्वल का साइन है, इट्स मीन्स कि आपने प्रूव करना है कि एम कंटेन करता है एम क्लियर में, या एम क्लियर जो है वो कंटेन करता है एम में। अगर आप इन दो कंडीशंस को कंप्लीट करवा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपके पास एम क्लियर किसके इक्वल है? एम के इक्वल है। और अगर ये आपने शो करवा दिया, इट्स मीन्स कि वो क्या है? वो क्लोज है। अब देखें एक्स बिलोंग कर रहा है एम से, अगर वो एम से बिलोंग करता है इट्स मीन्स कि वो एम के क्लियर से भी बिलोंग करेगा। एक्स किससे बिलोंग करेगा? एम के क्लियर से भी। तो इसका मतलब है जो एम है और ये एम का क्लियर है, जो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एम क्या है? क्लोज है। अब हमने प्रूव करवाना है कि वो बाउंडेड भी है। तो बाउंडेड को शो करवाने के लिए सपोज एंड कंट्री, मतलब आपने इसके अपोजिट कंडीशन लेनी है कि वो क्या है? वो अनबाउंडेड है। आपने बाउंडेड को शो करवाने के लिए उसको अनबाउंडेड लिया, इट वुड सर्टेन अनबाउंडेड सेट वाई एन। अनबाउंडेड के लिए इसके लिए क्या डिस्टेंस का वो अप्लाई करें, मैट्रिक अप्लाई करें, डी वाई एन बी इज ग्रेटर देन एन, बी कोई भी यहाँ पे फिक्स एलिमेंट है। अब देखें अनबाउंडेड के लिए क्या होना चाहिए कि उसको नॉन कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होना चाहिए। कॉम्पैक्ट में होता है, देखिए अभी हमने जो कंडीशन पढ़ी थी ना यहाँ पे, उसमें यह था कि एवरी सीक्वेंस इन एक्स एज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अगर वो क्या है? कॉम्पैक्ट है, तो उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड के लिए भी ये कंडीशन आ रही है कि उसमें वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो हमने कंडीशन ली थी अनबाउंडेड वाली, वो कंडीशन हमने गलत लिखी थी। ये क्या होगा? बाउंडेड होगा। बाउंडेड होगा तभी वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होंगे, जितने भी उसमें हैं वो सारे क्या होंगे? कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एम में क्या है? बाउंडेड है। दोनों कंडीशंस को हमने फुलफिल करवा दिया कि आप क्या होना चाहिए? क्लोज भी होना चाहिए, बाउंडेड भी होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी 3-4 स्टेप आपने क्लोज के लिखने हैं और ये 2-3 स्टेप्स आपने अनबाउंडेड के लिए लिखने हैं। सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ी है कि जो बाउंडेड होगा उसमें जितने भी सीक्वेंस हैं वो सारे क्या होंगे? कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होंगे। लेकिन यहाँ पर तो अनबाउंडेड के लिए ये कंडीशन आ रही थी। तो इसका मतलब जो आपने कंडीशन ली है, जो आपने सपोज किया है, वो सपोजिशन आपकी गलत है। आपने यहाँ पे बाउंडेड को सपोज करना था, लिहाजा ये क्या है? ये बाउंडेड है। नेक्स्ट आपने ये इस बात को याद रखना है, कन्वर्स ऑफ दिस लेमा इज फॉल्स। मतलब अगर वो ये कह दें कोई भी सेट है वो क्लोज है, वो बाउंडेड है, तो वो क्या होगा? कॉम्पैक्ट भी होगा। तो ये वाली जो कंडीशन है इसका जो अपोजिट है, उलट है, कन्वर्स है, वो क्या है? वो रॉन्ग है। ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। जस्ट ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिया वी हैव ओनली काउंटर एग्जाम्पल। ये E1 या हम कोई 2 से 3 दफ़ा कर चुके हैं। E1 इज इक्वल टू 1 0 0 अप टू सो वन, E2 0 1 0 अप टू सो वन, E3 0 0 1 अप टू सो वन। सो इक्वेशन इज बाउंडेड En। अब यहाँ पे देखें J इज इक्वल टू 1 to infinity eta I square होल पावर 1/2। इट डज नॉट कंटेन एनी लिमिट, सो इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट। ये क्या है? ये कन्वर्जेंट नहीं है। नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 50। मॉड्यूल नंबर 50 में है लेमा, इन केस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल सबसेट एम इज कॉम्पैक्ट सेट इफ इट इज़। यही बात उन्होंने फिर से लिखी है कि कोई भी अगर फाइनाइट डायमेंशनल सबसेट एम होगा, जस्ट उन्होंने यहाँ पे ना फाइनाइट डायमेंशनल कर दी है। मतलब फाइनाइट का मतलब होता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? फाइनाइट होंगे, काउंटेबल होंगे।
तो अगर आप एक ऐसा सबसेट लेंगे जो कि फाइनाइट डायमेंशियल है, उसको कॉम्पैक्ट सेट आप कब बोलेंगे? इफ़ इट इज़ क्लोज, अगर वो क्लोज भी होगा और अगर वो बाउंडेड भी होगा। एम यहाँ पे सबसेट है एक्स का, वो कब कॉम्पैक्ट होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ एम इज़ क्लोज एंड बाउंडेड। ये उन्होंने ये बात बहुत दफ़ा रिपीट की है और याद रखें कि ये 100% है कि आपके पेपर में ये MCQs आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, क्लोज एंड बाउंडेड, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट एक और उन्होंने यहाँ पे लेमा दिया हुआ है, लेट y एंड z सब स्पेसेस ऑफ नॉर्म स्पेस x। आपके पास एक नॉर्म स्पेस x है और y एंड z उसकी क्या है? सब स्पेसेस हैं ऑफ एनी डायमेंशन, डायमेंशन उसकी कुछ भी है। सपोज दैट y इज क्लोज्ड एंड इज प्रॉपर सबसेट ऑफ z, देन फॉर एवरी रियल नंबर थीटा इन इंटरवल 0 देयर इज अ z प्रोसेस z सच दैट z का नॉर्म इज इक्वल टू 1 एंड z माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा। अब ये आपके MCQs के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपके MCQs में ये सारी स्टेटमेंट दे सकते हैं और बाद में जो ये वाले हैं ये पूछ सकते हैं कि z का नॉर्म किसके इक्वल होगा। आपने याद रखना है 1 के इक्वल होगा। एक ये चीज़ z माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा? थीटा के इक्वल होगा। ये आपकी चीज़ ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं और सब्जेक्टिव में इसका प्रूफ आ सकता है कि जी प्रूफ करें कि z का जो नॉर्म है इज इक्वल टू 1 है, या प्रूफ करें कि z माइनस वाई का जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा है। तो 1 बाय 1 हम इसका प्रूफ करेंगे। जो फर्स्ट प्रूफ है आपके पास z का नॉर्म इज इक्वल टू 1। इसमें सिंपल से मैं बात करें, इन्होंने स्टार्ट में जो खिचड़ी थोड़ी सी पकाई है इसको हम बाद में देखते हैं। अगर आपने इसको इजी वे में करना है, याद रखिएगा जो z होता है वो इस चीज़ के इक्वल होता है, सी वी माइनस वाई नाट। z इज इक्वल टू सी वी माइनस वाई नाट। अब इसमें ना आपने c की वैल्यू को पुट करना है। अब आपको पता है कि आपने z का नॉर्म किसके इक्वल प्रूफ करवाना है? 1 के इक्वल प्रूफ करना है। मतलब कि आपने अब यहाँ पे अगर आप नहीं भी याद रख सकते तो देखें 1 कब होगा? जब यही वैल्यू आपके डिनोमिनेटर में भी लिख दें, वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर तभी 1 आएगा। तो अगर आप c की वैल्यू को जैसे इतना याद रखें कि सी की वैल्यू इक्वल होती है 1 ओवर वी माइनस वाई नाट, इसका नॉर्म। यहाँ पे सी की वैल्यू आप सिंपल पुट करेंगे, सी की वैल्यू पुट की 1 ओवर वी माइनस वाई नाट, इसका नॉर्म, और ये वी माइनस वाई नाट जो ऑलरेडी यहाँ पे था इसका नॉर्म। ये ऊपर नीचे बस सेम हो गया, डिनोमिनेटर कैंसिल और आंसर आपका आ गया 1। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। स्टार्ट में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसका भी देख लेते हैं। उन्होंने स्टार्ट में लिखा हुआ है कि वी है बिलोंग करता है z माइनस वाई से एंड इट इज डिस्टेंस फ्रॉम y इज ए किसके इक्वल है? इन्फिमम v माइनस वाई के। इसको आपने z के इक्वल कर देना है। बाद में z इज इक्वल टू सी वी माइनस वाई नाट। इसको आप नॉर्म में लिखेंगे पहले, या इसके भी राउंड अबाउट आपने नॉर्म लगाना है, इसके भी आपने यहाँ पर भी नॉर्म लगा देना है। फिर आपने यहाँ पे c की वैल्यू लिखनी है, c की वैल्यू को आपने यहाँ पर पुट करना है, ऊपर नीचे इसको कैंसिल करके आंसर आपने 1 निकाल देना है। ठीक है, सेकेंड प्रूफ है आपके पास z माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा। ये चीज़ अभी हम ऊपर देख के आए हैं कि z किसके इक्वल है? सी वी माइनस वाई नाट के इक्वल है, और ये चीज़ हमें गिवन है कि z माइनस वाई इज ग्रेटर देन थीटा। अब देखें आपने इस चीज़ को लिखा z माइनस वाई, ये देखें यहाँ पे z इज इक्वल टू किसके है? सी वी माइनस वाई नाट के। अब आपने इस साइड पे y को माइनस करवाना है, इस साइड पे भी y को माइनस करवाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? z माइनस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी वी माइनस वाई नाट माइनस वाई। अब दोनों साइड पे आपने नॉर्म को अप्लाई किया, यहाँ पर भी नॉर्म अप्लाई किया, यहाँ पर भी नॉर्म को अप्लाई किया। सी, अब ये सी को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, नॉर्म के प्रॉपर्टी को लेके v माइनस वी नाट माइनस ई इनवर्स वाई। अब यहाँ पर देखें उन्होंने ये ई इनवर्स आप लिखें या ना लिखें, आप सिंपल यहाँ पे इतना भी लिख सकते हैं। उन्होंने इसकी जगह पे ये है वी नाट और ये है वाई नाट और ये है जस्ट वाई। अगर आप इनको यहाँ से ले कॉमन, माइनस को कॉमन ले तो यहाँ पे बचेगा वी नाट, यहाँ पे माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि आप यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, ब्रैकेट में ले रहे हैं। ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा, देखिए बाहर माइनस है तो अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा? ये वाला वी वाई नाट आएगा और ये वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आएगा ई इनवर्स वाई। इस चीज़ को इन्होंने इक्वल लिया है, यहाँ पे वाई 1 के इक्वल लिया है। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ लिखा है v माइनस वाई 1, इस सारी चीज़ को इक्वल y1 के लिखा, v माइनस वाई 1, और नीचे उन्होंने लिखा है कि y1 को आपने लिया है वाई नाट प्लस सी इनवर्स वाई, इसके इक्वल लिया है। तो यहाँ पे y1 भी y से बिलोंग करता है। अब यहाँ से देखिए ये चीज़ इसके इक्वल लगे सी वी माइनस वाई 1 के, z माइनस वाई। बस यहीं तक इसका प्रूफ था। सिंपल से आपने पहले ये बात लिखी जो आप लास्ट में ऊपर वाले प्रूफ में पढ़ चुके हैं, वो लिखा, दोनों साइड पे y को माइनस करवाया, दोनों साइड पे नॉर्म लिया। इस चीज़ को यहाँ पे सॉरी ई नहीं है सी है। ठीक है, इसको आपने इक्वल रखा y1 के, तो यहाँ पे बच जाएगा सी वी माइनस वाई 1। जहाँ तक उन्होंने आपके हैंडआउट्स में ये प्रूफ दिया हुआ था और यहीं तक आपने करना है। सिंपल से स्टेप्स हैं, इनको एक नज़र देख लीजिएगा। ये आपके सब्जेक्टिव में भी दोनों प्रूफ आते हैं और ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं। नेक्स्ट है जी मॉड्यूल नंबर 52।
मॉड्यूल नंबर 52 में है फाइनाइट डायमेंशन। इफ अ नॉर्म स्पेस एक्स हैज़ प्रॉपर्टी दैट क्लोज यूनिट बॉल एम इज इक्वल टू एक्स, एक्स का नॉर्म अगर लेस देन इक्वल टू 1 है, इज कॉम्पैक्ट, देन एक्स इज फाइनाइट डायमेंशन। आपके पास जी कोई भी एक नॉर्म स्पेस है एक्स, आप उसका उसमें अगर ये हो एक्स का नॉर्म हो लेस देन 1 हो, वो होगा कॉम्पैक्ट, देन एक्स इज फाइनाइट डायमेंशन। तब आप एक्स को क्या बोलेंगे, वो फाइनाइट डायमेंशियल है। इसमें ये चीज़ याद रखने वाली है एमसीक्यूज़ के लिए कि एक्स का नॉर्म अगर लेस देन इक्वल टू 1 होगा, देन आपके पास जो एक्स होगा वो क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशियल होगा। ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं वो। नेक्स्ट आपके पास है मॉड्यूल नंबर 53, इसमें है कंटिन्यूस मैपिंग। लेट एक्स एंड वाई बी ए मैट्रिक स्पेस एंड टी आप एक्स को मैप करवा रहे हैं वाई पे, बी कंटिन्यूस मैपिंग। देन इफ इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सबसेट एम ऑफ एक्स अंडर टी इज कॉम्पैक्ट। अगर आप एम का इमेज लें तो वो भी क्या होना चाहिए, अंडर टी, वो भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। मतलब ये कॉम्पैक्ट स्पेस है, आप उसका ले रहे हैं सबसेट एम, तो वो भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। एक आपके पास सबसेट एम है, वो अगर कॉम्पैक्ट है तो उसका जो इमेज होगा वो भी क्या होगा, अंडर टी कॉम्पैक्ट ही होगा। तो इसका थोड़ा सा प्रूफ है, तो मुश्किल भी है थोड़ा सा, लेकिन इसको एक नज़र हम देखेंगे क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्टनेस वी नीड टू शो दैट एवरी सीक्वेंस वाई एन इन इमेज टी एम, ये क्या है, सबसेट है वाई का कंटिन्यूअस सबसीक्वेंस विच कन्वर्ज इन टी एम। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक लिया सीक्वेंस वाई एन, ठीक है, वाई एन उन्होंने लिया, उसका उन्होंने लिया इमेज। यही चीज़ हमने प्रूफ करवानी है। हमने क्या प्रूफ करवाना है, वी नीड टू शो डैट अगर आप लें एक कॉम्पैक्ट स्पेस का इमेज तो वो भी क्या हो, कॉम्पैक्ट ही हो। यहाँ पे उन्होंने ले लिया एक सीक्वेंस वाई एन जो कि कॉम्पैक्ट है। अब हमने लेना है इसका इमेज, इसका इमेज हमने लिया टी एम। अब हमने क्या प्रूफ करवाना है, जो टी एम है ये भी क्या होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। कॉम्पैक्ट के लिए क्या कंडीशन होती है, कॉम्पैक्ट के लिए कंडीशन मैं अभी फिर से आपको दिखा देती हूँ। ये कॉम्पैक्ट के लिए कंडीशन होती है कि उसमें जितने भी सीक्वेंस हैं वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होना चाहिए उनका। ये देखें, यही चीज़ हमने प्रूफ करवानी है। हमने एक सीक्वेंस तो ले लिया वाई एन, अब हमने उसका इमेज भी ले लिया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हमें इमेज की बात की है कि आपने एक उसका इमेज लेना है। वाई एन आपने एक सीक्वेंस लिया, आपने अब लिया उसका इमेज टी एम। अब आपने इसको शो करवाना है, एक कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट आप इसको कैसे शो करवाएंगे, अगर इसमें जितने भी सब सीक्वेंस है वो सारे भी क्या कर रहे हो, कन्वर्ज कर रहे हो। ये चीज़ हमने प्रूफ करवानी है, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। अब आपने लिखा है सिंस वाई एन जो है वो बिलोंग करता है टी एम से, वही है एक्स एन। अब ये कंडीशन अगर आप लिखते हैं ना, वाई एन इज इक्वल टू टी एक्स एन फॉर सम एक्स एन बिलोंग टू एम, यहाँ पे एक्स एन भी एम से बिलोंग कर रहा है, इस एम से, और ये जो वाई एम है ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, टी एम से ही बिलोंग कर रहा है। एम इज कॉम्पैक्ट। अब एम में जो एक्स एन है वो भी क्या कर रहा है, कंटेन वो भी कन्वर्ज कर रहा है एम में, और जो वाई एन है वो भी कन्वर्ज कर रहा है एम में। तो इसका मतलब है इसमें जितने भी सीक्वेंस है उसका क्या है, कन्वर्जन सब सीक्वेंस है, तो इट्स मीन्स ये वाला भी क्या होगा, ये भी कॉम्पैक्ट होगा। देखें, हमने ये चीज़ शो करवानी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सबसेट एम, एक आपके पास सबसेट एम है और वो कॉम्पैक्ट भी है। अगर आप उसका इमेज लें तो वो भी कॉम्पैक्ट होना चाहिए अंडर टी, इसीलिए हमने यहाँ पे टी भी लिखा है क्योंकि उन्होंने लिखा है अंडर टी। देखें, अब हम ये चीज़ हमने लिख ली। कॉम्पैक्ट के लिए कंडीशन हमें पता है कि कॉम्पैक्ट की ये कंडीशन होती है कि उसमें जितने भी सीक्वेंस होते हैं उनका क्या होना चाहिए, सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होना चाहिए। मतलब उसमें जितने भी सब सीक्वेंस है वो क्या होने चाहिए, वो कन्वर्ज करने चाहिए, उसी में कन्वर्ज करने चाहिए टी एम में। तो आपने यहाँ पे दो सीक्वेंस लिए, एक आपने लिया वाई एन, एक आपने वो भी इसमें कंटेन कर रहा है, एक आपने लिया एक्स एन, वो भी इसमें कंटेन कर रहा है, वाई एन इज इक्वल टू टी एक्स एन। अब आपने सिंपल लिखना है कि इसमें आपने लिए दो, ये जो आपने सीक्वेंस लिए दोनों क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। तो आप इजीली कह सकते हैं कि जो टी एम है ये भी क्या है, कॉम्पैक्ट है, क्योंकि इसमें जितने भी सीक्वेंस हैं उनका क्या है, सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ठीक है, यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखे हुए, इसको अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी मॉड्यूल नंबर 54। मॉड्यूल नंबर 54 में है लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर इन फंक्शनल एनालिसिस इफ वी डिफाइन मैट्रिक ऑन सेट देन इट इज़ मैट्रिक स्पेस। अगर आप किसी मैट्रिक मतलब सेट पे आप मैट्रिक को डिफाइन करवाते हैं, डी फंक्शन को डिफाइन करवाते हैं तो मैट्रिक सेट बन जाता है। अगर आप उसमें नॉर्म को अप्लाई करवाते हैं तो वो नॉर्म स्पेस बन जाती है। इन मैपिंग इफ वी टेक ए एंड बी अ नॉर्म देन वी डिफाइन अ लीनियर ऑपरेटर इट शुड सेटिस्फाई सर्टेन प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ना मेन यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे ऑपरेटर की डेफिनेशन है इन केस ऑफ वेक्टर स्पेस एंड इन पर्टिकुलर नॉर्म स्पेस। अगर आप वेक्टर स्पेस की बात करें या नॉर्म स्पेस की बात करें, उसमें जो मैपिंग होती है उस मैपिंग को क्या कहते हैं आप लोग, ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको अच्छे से करना है। लीनियर ऑपरेटर टी इज़ एन ऑपरेटर, और लीनियर ऑपरेटर टी को कब ये ऑपरेटर होता है सच डैट इसकी टू कंडीशंस होती हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है। एमसीक्यूज़ के लिए भी सब्जेक्टिव में इसकी डेफिनेशन आती है और ऑब्जेक्टिव में इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछते हैं। डोमेन है डी ऑफ टी इज़ अ वेक्टर स्पेस
स्पेस ये मतलब जो टी की डोमेन होती है ना उसको आप शो करवाते हैं डी ऑफ टी से, और जो रेंज होती है उसको आप शो करवाते हैं आर ऑफ टी से। ये दोनों क्या है, वेक्टर स्पेस है। ये डी ऑफ टी भी वेक्टर स्पेस है, ये आर ऑफ टी भी वेक्टर स्पेस है, ठीक है। सेकंड इसकी कंडीशन है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू डी ऑफ टी एंड स्केलर। ये कंडीशन टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू किसके होगा, टी एक्स प्लस टी वाई के, ये कंडीशन। और एक टी अल्फा एक्स कि अगर आप किसी भी कौन सा नंबर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आप इसको यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे टी अल्फा टी एक्स बन सकता है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करवा देंगे टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, तो यहाँ पे आप इसको अल्फा को सेपरेट कर सकते हैं, टी एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे बीटा को बाई निकाल के ये टी वाई बन जाएगा। तो ये है इसकी कंडीशन, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। टी एक्स ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है टी एक्स इज सेम, मतलब टी को अगर आप एक्स को ब्रैकेट में लिखें या एक्स को ब्रैकेट के बगैर लिखें, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर नोटेशन डी ऑफ टी डोमेन ऑफ टी है, आर ऑफ टी रेंज ऑफ टी है, एन ऑफ टी डोमेन्स नल स्पेस ऑफ टी। एन ऑफ टी किसको शो करता है, नल स्पेस को। अब इसके में लीनियर ऑपरेटर्स की दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें उन्होंने बताया हुआ, फर्स्ट में तो उन्होंने सब इंट्रो दिया है कि डी ऑफ टी क्या है, डोमेन है, रेंज ऑफ टी क्या है, रेंज है वेक्टर स्पेस की। सेकंड में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टी एक्स प्लस वाई टी एक्स प्लस टी वाई के इक्वल होता है, टी अल्फा एक्स अल्फा टी एक्स के इक्वल होता है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दें, टी अल्फा एक्स प्लस बीटा, मतलब इसके साथ अल्फा लिख दें और इसके साथ बीटा लिख दें, देन इसको ओपन करें तो ये अल्फा स्टार्ट में आ जाएगा, टी एक्स हो जाएगा, और बीटा स्टार्ट में आ जाएगा, टी वाई हो जाएगा। और ये दोनों चीज़ें इसको ब्रैकेट में लिखें, इसको ब्रैकेट में ना लिखें, ये चीज़ सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट है वेक्टर स्पेस कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स, नल स्पेस ऑफ टी सिमिलर और कर्नल ऑफ टी। दो बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि वेक्टर स्पेस वो रियल भी हो सकती है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, और नल स्पेस जो है वो कर्नल ऑफ टी के इक्वल होती है, मतलब उसी के सिमिलर होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं जो मॉड्यूल नंबर 55 जिसमें है ऑपरेटर। इट इज़ मैपिंग होज डोमेन एंड रेंज इज वेक्टर स्पेस। एक ऐसी मैपिंग होती है ऑपरेटर में, एक ऐसी मैपिंग होती है जिसमें डोमेन रेंज दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही वेक्टर स्पेस होती हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर में यहाँ पे बस आपने आइडेंटिटी लेनी है, एक्स इंटू एक्स के, मतलब एक्स को आपने एक्स पे ही मैप करवाना है, इसको कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये चीज़ याद रखना, इसमें एक्स पे ही मैप करता है, और आई एक्स ये एक्स के इक्वल होते हैं, आई एक्स ए एक्स प्लस बीटा वाई, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। जीरो ऑपरेटर में आपने जीरो यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू वाई, मतलब एक्स को आपने वाई पे वो करवाया, मैप करवाया, और आंसर आपका आया जीरो। तो ये जो चीज़ होती है इसको आप लोग कहते हैं नल ऑपरेटर भी कह लें, जीरो ऑपरेटर भी कह लें। डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है कि आपने इसका लेना होता है डेरिवेटिव। लेट एक्स बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑन वाई भी, एक्स को भी आपके पास वेक्टर स्पेस है और इसका ये इंटरवल है ए भी। अ सेट ऑफ पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय एक्स ऑफ टी। यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, एक्स ऑफ टी पे जब आपने ऑपरेटर को अप्लाई करवाया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्राइम टी, क्योंकि आप डिफ्रेंसिएशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्राइम टी। और ये दोनों क्या है, दोनों ही क्या है, पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, और कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल नहीं होता जिसका आप डेरिवेटिव फाइंड आउट ना कर सकें। ये बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, देयर इज नो पॉलिनोमियल हुज डेरिवेटिव वी कैन नॉट फाइंड, जिसका डेरिवेटिव हम फाइंड ना कर सकें। ये चीज़ याद रखना है, टी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम टी। इंटीग्रेशन में यहाँ पे बस इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे जीरो ऑपरेटर में याद रखना है, जीरो एक्स को मैप करवाए वाई पे, आइडेंटिटी एक्स में यहाँ पे आई एक्स होगा, और यहाँ पे सेम होंगे, एक्स को एक्स पे ही मैप करवाएंगे। चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बाई टी। इसमें आपने मल्टीप्लाई करना है टी से, टी एक्स टी ऐसे ही आ जाएगा, बस यहाँ पे आपने क्या करना है, स्मॉल टी एक्स टी, मतलब कि आप टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका फिजिक्स में। नेक्स्ट है एलिमेंट्री वैक्टर अलजेब्रा, टी आर क्यूब इंटू आर क्यूब। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं दो वैक्टर का तो आंसर क्या आता है, वेक्टर। अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का तो आंसर क्या आता है, स्केलर। यहाँ से दो एमसीक्यूज आपके बन रहे हैं। एक एमसीक्यूज है कि जब दो वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आंसर आएगा, वेक्टर। अगर आप उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आंसर आएगा, स्केलर। नेक्स्ट वन है आपके पास मैट्रिक, मैट्रिसेस। वी डू नॉट मैट्रिक बाय कैपिटल लेटर ए। इसमें देखें ये आपने किया होगा 9-10 में भी कि ये आपने लिया एक्स, ये इसमें y1 y2 y2 अप टू सो ऑन, यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 1 2 अल्फा 1 3 अल्फा 1 है, मतलब ये सारी 1 वाली लाइन है। फिर यहाँ पे 2 वाली होगी, अल्फा 2 1 अल्फा 2 2 अल्फा 2 3 अप टू सो ऑन, यहाँ पे अल्फा 3 1 3 2 3 3 अप टू सो ऑन, यहाँ पे अल्फा n1 अप टू सोन अल्फा आर एम, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी x1 अप टू सोन, यहाँ पे xn। अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक में कब पॉसिबल होते हैं, जब नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट के और नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक के अगर ये दोनों इक्वल हों देन वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। ये आपको पता होना चाहिए। बस ये क्या है, ये सारी सेटिस्फाई करती हैं लीनियर ऑपरेटर्स की कंडीशंस को। ये सारी आपने अच्छे से करनी है। यहाँ से आपका शॉर्ट मस्ट आता है इस टॉपिक से भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।